हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास की परिभाषाओं को जानेंगे और उनके सभी प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों को समाज से कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी रही होगी तो आज के बाद वो नहीं रहने वाली। देखिए, सबसे पहले समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। किसी चीज़ को, किसी शब्दों को क्या कर संक्षिप्त करके, इकट्ठा करके करना ही, लिखना ही क्या हो जाता है, संक्षिप्तीकरण। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हमारी ये हो जाती है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए और एक छोटे शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहा जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई दो शब्द हैं, मान ली इसकी परिभाषाओं को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसकी परिभाषा को समझते हैं। जैसे हमने कोई एक शब्द लिया, हमने लिया राज या हमने लिया राजा, और दूसरा शब्द हमने क्या लिया, महल। हमने ये दो शब्द लिए हैं। ठीक है ना। क्या बोला गया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर, ठीक है ना, तो इन दोनों शब्दों को मिला के लिखेंगे, क्या हो जाएगा, राज महल। ठीक, या इसी को हम कर दें क्या, राजा का महल। इतना बड़ा ये शब्द था। ठीक है ना। दो या दो से अधिक शब्द थे इसमें। देखिए, एक दो तीन शब्द थे यहाँ पर। ठीक है ना। बात की गई कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए और एक छोटे शब्द का, देखिए यहाँ पे क्या बना, एक नया शब्द बना है और एक छोटा शब्द बना है, यानी अब तो एक ही शब्द माना जाएगा और इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, राजा का महल, तो यहाँ पे राजमहल इकट्ठा हो गया आपका। ठीक है ना। तो कहने का आशय यह है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा या एक नया शब्द बनाया जाए, यानी कि इस समास का मतलब क्या होता है, किसी बड़े से बड़े शब्दों को उसके छोटो अर्थ में कर देना है, या छोटा सा छोटा एक शब्द कोई बड़ा सा बड़ा, अधिक से अधिक अर्थ निकाले, तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आते हैं समास के भेद पर। समास के भेद जो होते हैं, हमारे समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर ये 6 भेद का नाम लिखा गया है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, ये तो आपके डिफिनीशन के आधार पर मैंने लिखा है कि अगर इस आधार पर आप इसकी परिभाषाओं को लिखेंगे तो इस आधार पर आपकी इसकी परिभाषा क्या होगी, बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगी। और मान लीजिए आपको इन सब नामों को नाम याद नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए कि इनके भागों के, इनके नामों को कैसे याद किया जाता है। आप इस पर गौर कीजिए। जैसे हमने लिखा कि अब तक दादा, ठीक है ना, मैंने ये छोटा सा एक चीज लिख दिया। क्या लिखा मैंने, अब तक दादा। ठीक है। देखिए, आ से क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास, या दा से द्विगु समास या दा से द्वंद्व समास, दोनों दा है, चाहे जिसको आगे पीछे कीजिए। तो ये आपको इन 6 का नाम याद करने के लिए आप ये छोटी सी चीज को याद कर लीजिए, तो आपको 6 नाम हमेशा अच्छी तरीके से याद रहेंगे। ठीक है ना। आपको क्या याद करना है, अब तक दादा। इसे याद करने पर आपको अब समास के 6 भेद अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और इस आधार पर आप लिखेंगे तो इनकी सारी परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सभी की परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके समास विग्रहों को समझेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा समास आता है कौन सा, अव्ययी भाव समास। इसको समझने के लिए आप इसकी परिभाषा पे जाइए। इसमें बोल रहा है इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए, इसमें 2 चीज होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तम पद होता है। ठीक है ना। अब देखिए, दोनों को समझ लीजिए। जैसे आपका कोई शब्द दिया गया है, जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, राजमहल। यहाँ पे हमारा ये एक शब्द है, ठीक ना, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये अलग है और ये अलग शब्द है। ठीक, तो इसमें जो आपका ये पहला है, इसको क्या बोला जाता है, आपका पूर्व पद। पूर्व पद यानी कि प्रथम पद। और इसको महल को क्या बोला जाएगा, आपको उत्तर पद। उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद। ठीक है ना। तो आप पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब समझ गए होंगे। पहले पद को क्या बोला जाएगा, पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। ठीक। अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखिए। इसमें बोल रहा है इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें पहला पद आपका प्रधान होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो आपका समास आएगा उसको आप पहचानेंगे कैसे कि अव्ययी भाव समास है। देखिए, इसको पहचानने का 2 तरीका है। सबसे पहले इसका आपका जो भी समास दिया रहेगा, जो भी समास आपके दिए रहेंगे, उसमें आगे उपसर्ग लगा हुआ होगा। ठीक है, ये तो इसकी पहली पहचान हो गई। और दूसरी पहचान ये है, अगर आपका आगे उपसर्ग ना लगा हुआ है, जैसे इसमें एकाएक और रातों रात, दिनों दिन,
ठीक है ना। ये दे देगा तो इसमें तो कोई आपको उपसर्ग आगे दिख नहीं रहा है, तो ऐसी इसकी पहचान ये है कि वो शब्द हमेशा 2 बार दिए रहेंगे। जैसे एक और एक, रात और रात हमेशा कितने बार दिए हैं, 2 बार दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपके क्या हो जाएंगे, वो भी बेभाव समास हो जाएंगे। और ज्यादातर आपके इसी तरह मिलेंगे कि उसमें आगे क्या लगेगा, आपका उपसर्ग लगा हुआ रहेगा। ठीक, अब उसका आप समास विग्रह कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। इसमें आपको दिया गया है यथाशक्ति। ठीक, तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। यथा वाले जितने रहेंगे उनको के अनुसार शब्द लगा के इसी तरह बदला जाएगा। तो यथाशक्ति का क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम का क्या हो जाएगा, आपका क्रम के अनुसार। ठीक, फिर आपका क्या है, एकाएक, यानी कि एक और एक। देखिए एक शब्द 2 बार आया है, इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। ठीक, फिर आपका रातों रात, यानी कि रात ही रात, या बोल सकते हैं रात और रात। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका यह क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक, इसकी पहचान का तरीका, आपको आगे उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, उपसर्ग ना रहा तो वो शब्द आपको 2 बार मिलेगा। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं अगले समास की ओर। तो देखिए ये हमारा दूसरे नंबर पे आता है, कौन सा, तत्पुरुष समास। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, अव्ययी भाव समास में आपका क्या था कि उस समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता था और इस समास में आपका उत्तर पद प्रधान होगा। तो 2 डिफिनेशन आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, ये तो इसके डिफिनेशन हो गई। अब इसके पहचानने के तरीके पे आ जाइए। ठीक, तो जब समास आपको दिया रहेगा, तत्पुरुष समास में कोई भी आपको समास दिया रहेगा, आप उसका समास विग्रह जब भी करेंगे या किसी भी समास का आप समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते वक्त उसके बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाए, कोई कारक शब्द आ जाए। जैसे कोई, मैं मान लीजिए इसको करेंगे, आप क्या हो जाएगा, देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। ठीक है ना। राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है ना। तो इसमें क्या आया है, का आया है, के लिए आया है, सा से, ये सब चीज अगर आए, ठीक है ना, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपका जो समास दिया गया है इसका आप समास विग्रह करके देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया देशभक्ति, समास विग्रह क्या हो जाएगा आपका, देश के लिए भक्ति। ठीक, फिर आपका है राह खर्च, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च। ठीक, फिर आपका दिया है राजपुत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। फिर आपका दिया गया है राजकुमार, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। ठीक, कुमार मीन्स भी बेटा ही होता है। ठीक ना। तो इस तरह आपका ये क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक, इसकी पहचान करने का तरीका मैंने बता दिया। जब भी आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसके बीच में आपको कारक शब्द देखने को जरूर मिलेंगे, और जहां पर समास विग्रह करते वक्त कारक चिन्ह देखने को मिल जाएं तो आप तुरंत समझ जाइएगा उसमें कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले समास की ओर। तो देखिए हमारा तीसरे नंबर पे आता है कर्मधारय समास। ठीक है ना। तीसरा नंबर हमारा कौन सा है, कर्मधारय समास। इस समास में इसकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इस समास में पूर्व पद आपका क्या होगा, विशेषण होगा। पहला पद आपका विशेषण होगा और उत्तर पद यानी दूसरा पद आपका विशेष होगा। यानी कि इसकी ये विशेषता बताएगा, कौन, पूर्व पद विशेषता बताएगा कि वो कैसा है। ठीक है ना। और इसमें प्रधानता जो होती है हमेशा उत्तर पद की ही होती है। ठीक, क्योंकि पहला पद तो आपको विशेषता बताता है और प्रधानता इसमें किसकी होगी, उत्तर पद की होगी। तो आपका समास दिया गया है नील गगन, नीलांबर, महात्मा, चरण कमल। ठीक है ना। तो देखिए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इस 2 समास में आप लोगों को हमेशा दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो एग्जाम्पल्स होता है, समास दिया रहता है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कभी भी समस्या नहीं होगी। इसलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए हमारा ये क्या है, नील गगन। इसकी पहचान करने का ये तरीका है कि जब भी आप इसका समास विग्रह करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें आपके 2 शब्द आएंगे। कौन कौन से, है जो, के समान।
इन्हीं से मिलाकर आपका क्या बनेगा, समास विग्रह बनेगा। ठीक है ना। तो आपका पहला दिया है नील गगन, तो इसका कैसे बनेगा, नीला है जो गगन। देखिए इसमें क्या आ गया, है जो आ गया है। ठीक, बाकी देखिए नीलांबर, इसमें भी आपका वही आएगा, नीला है जो अंबर, अंबर यानी कि नभ, नभ यानी कि आकाश। ठीक, उसके बाद महात्मा, इसमें वही आएगा, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो इसमें आपका है चरण कमल। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, इसमें के समान शब्द जोड़ना होगा, जैसे कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ठीक है ना। देखिए इसमें आपका क्या हो गया, इन दो शब्दों से मिलकर आपका समास विग्रह होगा, क्या है जो और के समान। ठीक है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद आपका विशेषण होता है और उत्तर पद आपका क्या होता है, विशेष होता है। और इसमें उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। समास का समास विग्रह आप जब भी करेंगे तो उसमें आपको है जो और के समान इन दो शब्दों को मिलाकर आपको समास विग्रह करना होगा। इस प्रकार हमारा ये कर्मधारय समास हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले समास की ओर। तो देखिए ये आपका अगला आ जाता है द्विगु समास। देखिए पूरे समास में दो ही समास पढ़ने में आपको इजी लगेगा, एक आपका होता है द्विगु समास और दूसरा आपका होता है द्वंद्व समास। ये सबसे आसान समास है। ठीक है ना। तो द्विगु समास की परिभाषा ये होती है कि इस समास में पूर्व पद आपका क्या होता है, संख्यावाचक हो जाता है। तो इसमें तो इसकी कोई पहचान करने का तरीका बताने की जरूरत फिलहाल है नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी समास दिया रहेगा तो उसके आगे यानी कि आपका पूर्व पद जो होगा हमेशा कोई ना कोई संख्या दी रहेगी। ठीक, तो हम इसके समास विग्रह को समझते हैं। देखिए इसका जब समास विग्रह किया जाता है तो इसका समास विग्रह करने के लिए हमें दो शब्द का यूज करना पड़ता है, एक हमारा समाहार होता है और एक समूह। जैसे हम इसका समास विग्रह करते हैं, जैसे चतुर्भुज, तो इसमें हम क्या कहेंगे, चार भुजाओं का समाहार। ठीक, ये समाहार शब्द, इसमें इसका समास विग्रह करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। जैसे हमने कहा चौराहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह। ठीक, फिर हमने बात की नवरात्रि, तो क्या हो जाएगा, नौ रात्रों, या रात्रों ना लिख के लिख दीजिए, नौ रात का समाहार। फिर हमने बात की दशानन, इसमें क्या हो जाएगा, 10 आनन का समाहार। ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया आपका, 10 आनन का समाहार, यानी कि समाहार और समूह शब्द को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, द्विगु समास के समासों का आप समास विग्रह आसानी से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इस समास में पूर्व पद ही संख्यावाचक होता है और पूर्व पद की ही प्रधानता होती है। इसकी पहचान करने का भी सबसे आसान तरीका यही है, इसमें आपको समास का पूर्व पद हमेशा आगे उसमें क्या होगा, संख्यावाचक, यानी कि संख्या कोई ना कोई जरूर होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे ये द्विगु समास हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले समास की ओर। ये हमारा 5वें नंबर पे आता है द्वंद्व समास। अब इसको समझिए, देखिए ये भी हमारा एक सबसे आसान समास है। ठीक है ना। इसको समझिए, इसमें क्या होता है आपका, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है ना। यानी कि इसमें पहला पद भी और दूसरा पद भी, दोनों पद क्या होगा आपका, प्रधान पद ही होगा। इसका पहचान करने का दो तरीका है। सबसे पहले तो इसके बीच में आपको इस योजक चिन्ह को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसके बीच में योजक चिन्ह को पाएंगे। और दूसरी इसकी पहचान का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, हमेशा एक दूसरे के विलोम दिए रहेंगे। ठीक है ना। तो इसके पहचान का दो तरीका हो गया कि इसमें योजक चिन्ह होगा और हमेशा ये एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम। जैसे पाप और पुण्य क्या एक दूसरे का विलोम है। ठीक, माता और पिता एक दूसरे का विलोम है, जल और वायु एक दूसरे का विलोम है, भाई और बहन एक दूसरे का विलोम है। और इसका समास विग्रह करने में भी आपको एकदम आसानी होगी, कुछ करना नहीं होता है। इसमें क्या होगा आपका, पाप और पाप पुण्य दिया गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका समास विग्रह पाप और पुण्य। ठीक,
फिर आपका माता और पिता क्या हो जाएगा, माता और पिता। ठीक, फिर इसमें दिया है जल वायु, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल और वायु। फिर इसमें आपका है भाई बहन, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाई और बहन। ठीक, तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाता है, ये द्वंद्व समास हो जाता है। परिभाषा इसकी क्या होगी, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है। पहचान करने का तरीका क्या होगा, इसके बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, और इस समास के बीच में आपको क्या मिलेगा, कोई भी समास होगा योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। उसके बाद ये समास हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, विलोम दिए होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा यह हो जाता है द्वंद्व समास। अब हम बढ़ते हैं अगले समास की ओर। देखिए ये हमारा आता है सबसे लास्ट समास, ठीक है ना। देखिए सबसे आखिरी वाला समास क्या बोलते हैं इसको, बहुव्रीहि समास। देखिए यही है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट समास, ठीक है ना। इसी को ज़्यादा समझने की जरूरत भी होती है, और सब समास तो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। देखिए अब बहुव्रीहि समास क्या बोलता है कि इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, यानी कि बहुव्रीहि समास में ना आपका पूर्व पद प्रधान होगा ना आपका उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि जब उस समास को समास विग्रह करने पर हमारा एक तीसरा अर्थ शब्द निकलेगा, जो तीसरा शब्द निकलेगा उस पद की हमको क्या होगी, प्रधानता दी जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इस समास में ना हमारा पूर्व पद और नहीं हमारा उत्तर पद प्रधान नहीं होगा। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा जो एक तीसरा शब्द आएगा हम उस पद को क्या करेंगे, प्रधान मानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा शब्द दिया गया है पीताम्बर, इसका समास विग्रह है जो के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। तो पीताम्बर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पीला है जिसका अंबर। अंबर अर्थात होता है वस्त्र, ठीक है ना। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र भी होता है। ठीक, तो ये तो आपका समास विग्रह हो गया, पीला है जो अंबर या पीला है जिसका अंबर, अर्थात यहाँ पे नाम क्या दिया जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण। यही होता है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। अब इसमें आपको दो पद दिए गए थे, इसका आपने क्या किया, समास विग्रह किया। समास विग्रह करने के बाद आपका ये तीसरा नाम आया, ठीक है ना। जो तीसरा नाम आया इसी को आप क्या मानेंगे, प्रधान मानेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये इतना ना लिखना हुआ, आप क्या लिखे, पीला है जिसका अंबर, तो ये आपका किस में चला जाएगा, ये आपका कर्मधारय में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमारा है गजानन, तो क्या हो जाएगा, गज के समान आनन वाले, मतलब गज के यानी कि हाथी के समान जिसका सर हो, तो किसका सर होता है, गणेश जी का, ठीक है ना। अर्थात में क्या आ जाएगा, गणेश। ठीक, फिर हमारा है लंबोदर, इसमें क्या हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर। उदर मीन्स क्या होता है, उदर मीन्स होता है पेट, यानी कि लंबा है जिसका पेट, तो किसका पेट लंबा होता है, गणेश जी का, इसमें भी गणेश ही होगा। ठीक, फिर आपका है चक्रधारी, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र को धारण कौन करता है, श्री कृष्ण, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, श्री कृष्ण। फिर आपका है विषधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, विष को धारण करने वाला, तो विष को धारण कौन करता है, शिव जी, ठीक ना। तो ये भी आपका हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात क्या है, ये आपका बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है कि इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है ना। इस समास के जब हम समास विग्रह करते हैं, जो हमारा एक तीसरा पद तीसरा शब्द निकलता है उस पद को हम प्रधानता देते हैं, ठीक है ना। इसकी पहचान करने का तरीका यही है कि इसमें हमेशा खास करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईश्वर के या देवी देवताओं के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है ना। इसमें जब भी इसका समास दिया रहेगा, आपको इसकी पहचान करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इसमें हमेशा आपको देवी देवताओं के बारे में ही बताया जाता है। और अभी मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में अंतर कैसे समझ में आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको बात की गई, यहाँ पे लिखा नहीं गया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा दशानन, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दशानन है ये आपका द्विगु समास भी है, कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। कैसे, देखिए
ये आपका क्या हो जाएगा, दशानन, यानी कि इसमें क्या है आपका 10 आनन वाले संख्यावाची हो गए, ठीक है ना। और 10 आनन है जिसके विशेषता भी बताया गया कि उसके सर कितने हैं, 10 सर हैं, ठीक है ना। और अगर बहुब्रीहिम करेंगे तो 10 आनन वाले अर्थात रावण, ठीक है ना। तो तीनों समास आए कि नहीं इसमें। तो आप इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया गया है, आपको बहुविकल्पी दिया गया है कि दशानन कौन सा समास है, ठीक। ऑप्शनल में आपको कोई भी एक दिया गया, बाकी 3 आपको दिग् बोल दिए गए, कर्मधारय बोल दिए गए और बहुब्रीहि बोल दिए गए। अगर ये तीनों आते हैं, द्विगु समास भी दिया जाता है, कर्मधारय भी दिया जाता है और बहुब्रीहि भी दिया जाता है, तो आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा किस पर टिक करेंगे, बहुब्रीहि समास पे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि बहुब्रीहि समास को ही सबसे बड़ा समास माना जाता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट समास होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन पर जब आपको द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास तीनों लगे या कर्मधारय और बहुब्रीहि लगे, तो आप इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, हमेशा बहुब्रीहि समास को ही चूज करेंगे, ठीक। और दोनों में अंतर यही होगा कि कर्मधारय में तो कभी कभी बदल दिया जाता है, ठीक, विशेषता बताने के लिए, लेकिन बहुब्रीहि समास में 100 to 100 या 99% आपको क्या होता है, उसमें देवी देवताओं के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आज आपको समाज से संबंधित सारी समस्याएं, सारी तकलीफें दूर हो गई होंगी और हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिस पर हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।